नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने एक महत्वपूर्ण कानून पास किया है जो कि बाल श्रम से संबंधित है और ये एक कठोर कानून है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी काम पर नहीं लगाया जा पाएगा। ये एक कठोर कानून है और सजा का इसमें प्रावधान है, सजा को बढ़ाया गया है, जुर्माना भी इसमें बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर क्या है ये कानून और बाल श्रम से किस हद तक ये हमें मुक्ति दिलाएगा, आज इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ ओंकार शर्मा जी मौजूद हैं जो कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से आते हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव नंदा जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले राजीव नंदा जी आपसे, अगर हम बाल श्रम की बात करें, ये एक चिंताजनक विषय है और देश में बाल मजदूरों की संख्या जो है उसमें कमी जरूर आई है लेकिन वो निरंतर बढ़ती रही है। 1986 का कानून हमारे पास था लेकिन अब ये एक नया कानून जो कि संशोधनों के साथ राज्यसभा ने पास किया है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें और इसके क्या मुख्य प्रावधान है? पहले तो ये देखिए कि सबसे पहले 1986 में, उससे पहले कोई ऐसा कानून था नहीं खास जिसके बारे में हम चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर सकते थे। जी, चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन होना चाहिए। आपके में इस बात के जो आपने सवाल पूछा उसके अंदर दो सवाल हैं। पहले तो चाइल्ड लेबर के इटसेल्फ सवाल ये है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए क्योंकि बचपन के लिए है और अगर आप उस पर काम करवाएंगे तो वो बचपन कब बिताएगा, कब उसका बचपन खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में ये आप 100% प्रोहिबिशन कर दें कि नहीं आप किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमको अपने कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक भी देखना होगा कि किस तरीके का कंट्री हमारा है। हम कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की एड मिलती है गवर्नमेंट से हमारी किसी फैमिलीज को। ऐसे और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो, और हर बच्चा IAS IPS नहीं बनता। तो फैमिली के हुनर जो, जैसे कालीन बुनना है, जैसे कुछ भी और छोटे छोटे ट्रेड्स हैं जो फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से चलते आ रहे हैं, वो बचपन से ही सीखेगा। अगर हम उसको उस सीखने को कहें कि ये काम कर रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिफाई, फिर इंस्पेक्टर राज का चक्कर पड़ जाएगा कि हाँ भी ये आइडेंटिफाई कौन करेगा कि ये काम कर रहा है या सीख रहा है। जी। तो उस 1986 से पहले तो कोई कानून था ही नहीं। जी। 1986 में कानून आया। देयर वर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें आप काम कर सकते थे बच्चे और जिसमें सर्टेन कैटेगरीज थी जिसमें नहीं कर सकते। अब जो 2012 में बिल आया, जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो बाद में सिलेक्ट कमेटी के पास गया, फिर अब 2016 में राज्यसभा में उसको पास किया गया है, उसके अंदर प्रावधान ये है कि 14 साल से नीचे जो बच्चा है वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। फैमिली, वो भी स्कूल की जो काम करने का जो वर्किंग आवर्स है स्कूल के, उसके बाद या अपनी छुट्टियों के वक्त में। हाँ। तो तब तो कर सकता है। हाँ। और इस बात का ये एक बहुत अहम बात है जो सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से जान के, और सिलेक्ट कमेटी ने भी शायद यही रिपोर्ट दी थी तभी ये अमेंडेड फॉर्म में आया है जी, कि अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही सीखने नहीं देंगे तो कब वो सीखेगा? आप बच्चे को सीखने का तो वक्त दें। अब कोई भी ट्रेड है, मसलन आप जो भी हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत इतने घरेलू उद्योग हैं जो बचपन से बच्चे। राजीव नंदा जी, ये आपने बात हमें बताई, लेकिन इसमें ओंकार शर्मा जी, इससे मैं ये जानना चाहूंगी, ओंकार शर्मा जी जैसे कि अभी बता रहे हैं कि बाल श्रम निषेध हो, बाल श्रम ना हो, ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल श्रम हो रहा है, बाल श्रमिक देश में है। ये बताइए कि ये जो कानून अब आया है जो कि एक कठोर कानून है, जो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ जो परिवार का जो उसका काम है उसमें वो हाथ जरूर बटा सकता है। आप ये बताइए कि कैसे फर्क है और क्या वाकई ये हमें बाल श्रम से मुक्ति दिलवा पाएगा? जैसा कि नंदा जी ने बताया, जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो वर्तमान में कानून है, वो पूरी तरह से निषेध नहीं करता है बाल श्रम को। बाल श्रम केवल निषेध करता है, प्रोहिबिट करता है हैजार्डस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस में। जो अभी के कानून में 18 ऑक्यूपेशंस हैं जिनको हैजार्डस कहा गया और 65 प्रोसेसेस हैं जिनको कि हैजार्डस कहा गया। इनको छोड़ के वर्तमान कानून में एक बच्चा, 14 साल से कम वाला उम्र का बच्चा किसी भी और काम में काम कर सकता है, पूरी तरह से निषेध नहीं कर सकता है जी। लेकिन ये जो कानून लाए,
मतलब ये जो संशोधन जो लेके आए हैं, इसमें 14 साल से नीचे का कंप्लीट प्रोहिबिशन कर दिया है। उसका कोई मायने नहीं है, वो शेड्यूल हमने हटा दिया है। अब 83 ऑक्यूपेशन प्रोसेसेस को का कोई रेलिवेंस नहीं है। किसी भी काम में उसका निषेध हो गया है, एम्प्लॉयमेंट निषेध हो गया है। हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें दिया है, वो ये है कि वो अपने परिवार का हाथ बटा सकता है। मैं इस चीज को और क्लियर कर दूं कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्प है। वो परिवार या परिवार का कोई व्यवसाय है, घरेलू काम है, उसमें वो हाथ बटा सकता है। उसके लिए भी कंडीशन है ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल में पढ़ाई के बाद उसको जो समय मिलेगा उसमें ही वो केवल हाथ बटा सकता है। दूसरा, उसमें भी एक है कि अगर वो हजार्डस काम है, वो खतरनाक काम है, तो उसमें वो बिल्कुल भी वो शामिल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं बटा सकता है। मैं यहाँ क्लियर करता हूं कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो केवल हेल्पिंग द पेरेंट एंड द फैमिली। मतलब परिवार को मदद कर सकता है, मदद कर सकता है, हाथ बटा सकता है, लेकिन वो काम करवाना नहीं है। वो काम करवाना नहीं है। काम करवाने में क्या होता है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर फादर सन, मदर सन, वो रिलेशनशिप है। राजीव नंदा जी, ये जो किशोर की परिभाषा है उसको भी तो इससे जोड़ा गया है कि जो किशोर हैं 14 से 18 साल तक वाले जो हैं, उनको भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये भी तो नया कानून कहता है। इसके बारे में जरा थोड़ी स्थिति स्पष्ट करिए। पहले जो है लिस्ट बड़ी थी, उस लिस्ट को थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक उस लिस्ट को और बढ़ाया जाएगा। जो 14 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, जिन्हें चाइल्ड न कह के एडोलेसेंट कहा जाता है, उनके लिए एक लिस्ट है, एक शेड्यूल है, वो उसमें भी काम नहीं कर सकते हैं। पहले वो बड़ी थी, उसको अब थोड़ा छोटा कर दिया गया। दिस इज विजडम ऑफ द गवर्नमेंट, आई टेल यू। इसमें होता क्या है नीलम जी, ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट जागती है, कहती है ये लिस्ट को 81 की थी, अब इसको 3 कर दिया जाए या 4 कर दिया जाए, ऐसा नहीं। प्रॉपर स्टडीज होती हैं, कमेटीज के सामने उनकी डिस्कशन होती है, उसके बाद में इलेबोरेटली डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज को उसके अंदर रखना है और कौन सी चीज के अंदर नहीं रखना है। अगर इस वक्त विजडम ऑफ द गवर्नमेंट ये कहती है कि लेजिस्लेचर ये कहती है कि साहब ये शेड्यूल के मुताबिक जो है हजार्डस है और इसको जो एडोलेसेंट है वो भी नहीं करेंगे, तो वो इस वर्तमान का कानून है। नहीं तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो ये लिस्ट थी क्या वो छोटी की गई है? हाँ, जैसे क्या उसमें से कुछ व्यवसायों को निकाला गया है? अब जो लाया गया है वो माइनिंग है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये हजार्डस हैं। इनके अंदर उनको मना कर दिया गया है कि वो नहीं, एडोलेसेंट भी उसके अंदर काम नहीं, फैमिली की हेल्प के लिए भी नहीं जा सकते। ओके जी ओंकार जी, पहले तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जो पहली जो लिस्ट थी उसको ये नहीं कह सकते उसको छोटा किया है। पहली जो लिस्ट थी वो 14 साल से कम वाले बच्चों के लिए थी। अच्छा, 14 से ऊपर वाले के लिए कोई लिस्ट नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं था। वो जो 18 ऑक्यूपेशंस और 65 प्रोसेसेस थे वो चिल्ड्रन के लिए थे, बिलो 14 एज के लिए थी, वो हटाई है। और ये जो दूसरी जो हम लिस्ट बना रहे हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं 14 से 18 तक का पहली बार। वर्तमान कानून में 14 से 18 के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार हमने 14 से 18 एडोलेसेंट जो बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, उनके लिए भी ये कहा है कि वो भी हजार्डस ऑक्यूपेशंस में, हजार्डस प्रोसेस में काम नहीं करेंगे। इनिशियली हमने जो है उसमें जो आइडेंटिफाई किए हैं वो 3 आइटम आइडेंटिफाई किए। हमारी एक सेंट्रल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है और वो समय समय पे डिसाइड करती है कि कौन कौन से वो लिस्ट में और कौन से ऑक्यूपेशंस प्रोसेसेस जोड़े जाएं। वो जब ये कानून आ जाएगा, कानून लागू होगा, तो उस समय उसमें लिस्ट जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार में उसमें नोटिफिकेशंस होती जाएंगी। एक और भी प्रावधान में यहाँ पे क्लियर, हम उसमें पॉजिटिव लिस्ट का भी सोच सकते हैं कि केवल इन ऑक्यूपेशंस प्रोसेसेस में एडोलेसेंट काम कर सकता है, बाकी किसी में नहीं कर सकता। हम ऐसी भी लिस्ट का भी प्रावधान है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। राजीव जी, ये बताइए कि खास तौर पर वो बच्चे जो कि किसी वजह से इस तरह के कामों को करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी क्या नए कानून में जो संशोधन किए गए उनमें नए कुछ कानून में अभी किस सूरत में आएगा
वो फिक्स्ड नहीं है। अभी सिर्फ राज्यसभा से ये पास हुआ है, हो सकता है लोकसभा में डिस्कशन के दौरान उसमें कुछ और संशोधन किए जाएं, कुछ और अमेंडमेंट किए जाएं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि फाइनली क्या शेप होगी। और रिहेबिलिटेशन के लिए तो जो जनरल कानून है वो है कि उनको सुधार गृह में भेज दिया जाएगा अगर वो पाए जाते हैं। और एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉयर के ऊपर तो फाइन होगा ही, एम्प्लॉयर को सजा का भी प्रावधान है। जैसा शर्मा साहब ने भी अभी कहा कि पिछले कानून के अंदर सिर्फ 14 साल के बच्चे तक का कानून था। ये जो नया कानून आया है, किशोरों की बात नहीं थी उसमें, नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन। दिस प्रोविजन इज बेनिफिशियली फॉर दोज पीपल ऑल्सो विच आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ 14 से 18। जो लोग किशोर अवस्था में, पहले किशोरों का कोई प्रावधान नहीं था, ये एडोलेसेंट लोगों के लिए अब पहली दफे सरकार ने सोचा है और उनको ये कानून लेके आई है। रिहेबिलिटेशन जो है वो जो नॉर्मल स्कीम्स है सोशल गवर्नमेंट की, वो उसके तहत में अगर कोई बच्चा पाया जाता है काम करता हुआ, मान लीजिए जैसे दिल्ली शहर है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि दिल्ली शहर में एक नई दिल्ली स्टेशन के बाहर कहीं किसी इस्टेब्लिशमेंट में कोई बच्चा पाया जाता है सर्च के दौरान, और वो ये नहीं है कि फैमिली के कंसर्न में काम कर रहा है और स्कूल की आवर्स के बाद काम कर रहा है या छुट्टी में, वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो उसका क्या किया जाएगा? उसको सरकार जो भी कंसर्न अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो उसके अपने जो सोशल रिहेबिलिटेशन मेजर्स होंगे वहां पे उसके हिसाब से किया जाएगा। अच्छा ओंकार जी, ये बताइए कि परिवार क्या है? मैं थोड़ा सा पहले ये रिहेबिलिटेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं, जो नंदा जी चर्चा बताइए। अब भी वर्तमान कानून में रिहेबिलिटेशन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में हमने इस चीज पे भी रखा है, हर जिले में चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड बनेगा, वेलफेयर फंड का प्रावधान रखा है। और जहां पर भी ऐसा बच्चा जो 14 से कम था और वो पाया गया, वो उसको हम जो है रेस्क्यू करते हैं वर्क प्लेस से, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए 15,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, प्लस फाइन भी, जो फाइन लेगी, फाइन तो अलग होगा, फाइन अलग होगा। हाँ। ये जो है सरकार भी उसमें देगी और एम्प्लॉयर से भी उसमें लिया जाएगा पैसा, और वो कॉर्पस जो बनेगा, फंड जो बनेगा, उससे वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन की स्कीम चलाई जाएंगी। ये भी एक बार पहली बार इस अमेंडमेंट में लाया गया है, वर्तमान में नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है फंड का गठन होगा, उसमें पैसा सरकार भी देगी और एम्प्लॉयर से भी लिया जाएगा जहां पर चाइल्ड लेबर पाया गया या एडोलेसेंट वर्कर प्रोहिबिटेड कैटेगरी में काम करता हुआ पाया गया, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा ओंकार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कई बार इस बात को लेकर लोग आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं कि साहब परिवार के जो व्यवसाय है अगर उसमें वो काम करेगा तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि साहब वो परिवार का ही है, हो सकता है कोई और एक्सटेंडेड फैमिली में उससे कोई शोषण तो नहीं करवा रहा। इस बात को कैसे सुनिश्चित किया गया है इन अमेंडमेंट्स में? हमने जब ये कहा कि वो परिवार की मदद कर सकता है, हमने फैमिली को भी डिफाइन किया। परिवार में कौन होगा? फादर, मदर, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ फादर एंड रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर। अच्छा, सिर्फ वही परिवार है? सिर्फ वही परिवार है। हाँ। कोई दूर का रिश्तेदार परिवार नहीं है, कोई पड़ोसी परिवार नहीं है, केवल हमने जो है रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ फादर, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर को लिया है। इसमें हमने परिवार को भी डिफाइन किया है। ओके नंदा जी, जिस तरह से हम सजा की बात कर रहे हैं, सजा को भी कड़ा किया गया है। पहले जो सजा थी और अब जो सजा है उसमें फर्क है, 6 महीने जुर्माने में भी फर्क है। क्या आपको लगता है कि ये जो फर्क लाए हैं ये उतना कठोर है जिसकी हम जैसा हम सोचते हैं, या आपको लगता है कि ये अब इसमें मेरे हिसाब से अभी भी इसमें थोड़ी सी और जरूरत है। 6 महीने और 25,000 ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये सब चीजें जो है नीलम जी, सजा तो अगर आप देखा जाए तो मर्डर की भी सजा अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो क्या वो मृत व्यक्ति वापस आ जाता है? नहीं। इसी प्रकार से चाइल्ड लेबर में अगर किसी बच्चे को आप चाइल्ड से लेबर कराते हैं, उसका तो बचपन आपने बर्बाद कर दिया। कितनी भी सजा हो वो काफी ना काफी है, क्योंकि वो बचपन उसका दोबारा आप नहीं लौटा सकते। इसके लिए मैं आपसे कानून के अलावा सोशल अवेयरनेस की जरूरत है हमारे को। सजा तो जो है कम है, मैं तो कहता हूं इसको डबल भी कर दिया जाए तब भी कम है, फाइन इससे डबल भी कर दिया जाए तब भी कम है।
एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें अपने यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, हमको ये वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि बिल्कुल हम अपने माँ बाप को कहें घर में, जैसे पटाखों के ऊपर, अभी हमने दिवाली के ऊपर पटाखों के ऊपर तो बच्चों से शुरुआत की, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा कि हम इस दफे पटाखे नहीं चलाएंगे। इसी तरीके से वर्कशॉप्स हों, बच्चे अपने पेरेंट्स को कहें कि आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपनी जगह पे, अपने एस्टेब्लिशमेंट में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। तो एक सोशल अवेयरनेस जो आज शुरुआत अगर हम करें तो हो सकता है अगले कुछ सालों के अंदर हम उस मुहिम को पा सकेंगे। जी जी ओंकार जी। सजा का पहले जो प्रावधान था 10,000 से 20,000 रुपए तक फाइन या 3 महीने से 1 वर्ष तक की सजा, बिल्कुल, या दोनों, ये था। हमने फाइन को बढ़ाया है कम से कम 20,000 रुपये, जिसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है, या सजा जो कि 6 महीने से 2 वर्ष तक का हो सकता है, या दोनों। सब्सिक्वेंट ऑफेंस, दोबारा फिर वो कानून का उल्लंघन करता है, उसमें फाइन का कोई प्रावधान नहीं रखा है हमने। केवल और केवल सजा जो होगी उसकी जेल होगी, और जेल भी जो होगी कम से कम 1 वर्ष, जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ मैं एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अब पहली बार इसको, जो ये ऑफेंस है, किसी ने इस कानून का उल्लंघन किया, चाइल्ड लेबर को रखा, इट विल बी ए कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब यह है पुलिस कैन टेक द कॉग्निजेंस, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट द अरेस्ट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, अपने आप एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है, और अरेस्ट का भी पावर पुलिस को है विदाउट अरेस्ट वारंट। तो ये हमने प्रावधान रखा है। दूसरा, नंदा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी स्कीम्स हैं। हमारा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ट्रेनिंग देते हैं, एनजीओज को बुलाते हैं, ट्रेड यूनियंस को बुलाते हैं, सिविल सोसाइटीज़ को बुलाते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि केवल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर ही निर्भर मत रहिए। मैं सिविल सोसाइटीज़ को, ट्रेड यूनियंस को और स्टेक होल्डर्स को भी कहूँगा कि वो भी इस कानून की अवेयरनेस करें। तीसरी चीज़ और इसमें एक मैं बताऊँ, यहाँ पर एक्शन कौन ले सकता है इस कानून में? जनरली लेबर लॉज में एक्शन जो लेने के जो अधिकार होता है वो इंस्पेक्टर को होता है। इसमें हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, हु कैन टेक द कॉग्निजेंस, कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑन फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट ईदर बाय इंस्पेक्टर केस फाइल कर सकता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर फाइल कर सकता है, तीसरा एनी पर्सन। अच्छा, ये एक कानून है जिसमें सब कोई भी शिकायत कर सकता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो ये जो है ये अवेयरनेस, क्योंकि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि खाली इंस्पेक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए या पुलिस के ऊपर, आप पुलिस के ऊपर, एनी पर्सन, वही अधिकार जो इंस्पेक्टर का है वो सभी का है। तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, लोगों को पता चले कि उनके आसपास कोई चाइल्ड लेबर ना हो, अगर वो देखें तो वो कंप्लेंट करें। और इसमें कंप्लेंट का ही कोई प्रारूप हमने नहीं बना रखा है, केवल जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ एक सादा कागज पे भी वो कंप्लेंट कर देंगे, कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस। जी नंदा जी, वैसे तो कहते हैं कि कानून का जो उल्लंघन करने वाले हैं वो कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं। ये भी देखा गया है कि कई बार कानून तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कमी रह जाती है। आप क्या मानते हैं कि अगर ये जो नया कानून जो कि एक कठोर प्रावधानों के साथ आ रहा है, क्या आपको लगता है कि मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब लोगों तो जैसे कह रहे हैं कि शिकायत करना भी उतना ही आसान है, सहज है, आप जाके कर सकते हैं, किस हद तक हम अपने जो बच्चे हैं जो कि इतने वल्नरेबल हैं उनको इस कलंक से मुक्ति दिला पाएगा? पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया कि कठोर है, मैं उसको अभी भी कठोर नहीं मानता हूँ। क्योंकि एक दफ़े एक बच्चे का बचपन चला गया तो उसकी बचपन से सीधा वो बुढ़ापे में कदम रखता है, उसने जवानी बचपन देखा ही नहीं है, जवानी तो कब क्या करते हैं। उसके लिए 2 साल 3 साल या रीअकरेंस के ऊपर आपको 3 साल हो जाएगा, आपको फाइन नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये सब नाकाफ़ी हैं। ये एक बच्चे से उसका बचपन छीनना बहुत बड़ा गुनाह है मानवता के प्रति, उसको अक्षम गुनाह है, उसको किसी तरीके से माफ़ नहीं किया जा सकता, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। आप उस बच्चे को
1 करोड़ रुपया पकड़ा दें जिसका बचपन आपने छीन लिया, क्या आप उसका बचपन लौटा सकते हो? नहीं। बिल्कुल जाहिर है जी। लेकिन हाँ, अब आई उसकी कानूनी इम्प्लीमेंटेशन की। अभी लोकसभा से पास होने के बाद में इस पर जब इनमें रूल्स बनेंगे, उसके अंदर प्रावधान होंगे, तब देखा जाएगा कि उसको किस प्रकार से साधे, क्योंकि देखिए ये क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट जो है वो खाली इस जो सजा का प्रावधान है ये एक क्रिमिनल है, तो उसके अंदर सीआरपीसी से गवर्न होगा, कितने उसके रूल्स के मुताबिक कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट की जरूरत होगी या कहाँ रूल के अंदर इसके अंदर तहत जो रूल बनेंगे लोकसभा से पास होने के बाद में, ये तो उसका क्या प्रारूप आता है उस वक्त में देखा जाएगा। अभी इट इज टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू कमेंट कि ये कानूनी लूप होल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट वाले में इट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं इसका स्वागत करता हूं कि इस प्रकार के कंप्लेंट की अथॉरिटी जो है किसी को भी देगी। हाँ, इसमें एक देखना पड़ेगा ना, कि ये भी देखना पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल मिसयूज ना हो, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये भी होगा कि कोई पड़ोसी जो है वो जलन के वजह से या किसी और वजह से, दुश्मनी की वजह से, बिजनेस राइवलरी की वजह से किसी दूसरे बिजनेस राइवल की कंप्लेंट कर दे, ये हुआ है। अब वो दूसरा बिजनेस राइवल जो है वो कोर्ट के सामने खड़ा होकर प्रूव कर रहा है कि आई एम नॉट गिल्टी। सही बात। तो प्राइमा फेसाई एविडेंस कौन देगा? वो कंप्लेनेंट देगा, किस तरीके से होगा, वो सब ये देखने वाली बात जी। ओंकार जी, जिस तरह से इसमें जो फैमिली जो व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया, और आप जैसे कह रहे हैं कि हाथ बटाने वाली बात, एक बात और है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी स्किल्स हैं और वो परंपरागत हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, जहाँ पिता अपने बेटे को सिखाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक स्किल जो कि कई बार हमें लगता है कि खत्म हो रही हैं भारत से, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जा नहीं रहा है, आपको क्या लगता है कि इस प्रावधान को जोड़ने से क्या ये चीज भी बच पाएगी? मतलब इसका एक और फायदा ये भी हो पाएगा कि हम अपने परंपरागत ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा पाएंगे। इसी वजह से ये एक्सेप्शन रखा है, इसी वजह से रखा है कि जो हुनर जो सीखता है, जो बच्चा जो है, जो आर्टिसन फैमिली है, वह जो हुनर सीखता है वो पिता से सीखता है, बड़े भाई से सीखता है, परिवार के और सदस्यों से सीखता है। अगर हम इसको भी बिल्कुल भी कानून के दायरे में ले आए, वो बिल्कुल हाथ भी नहीं बटा पाएगा, तो कितना वो तो स्किल हो नहीं पाएगा, वो तो हुनर सीख नहीं पाएगा। तो ये इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए ये एक्सेप्शन रखा है कि बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। हम बिल्कुल वो उसको ये नहीं कहते कि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होता है। इससे ही जो है, जो हुनर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेकंड जनरेशन में जाता है, वो बचेगा। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक्सेप्शन जी। तो आप क्या कहेंगे अपने फाइनल कमेंट्स में कि आने वाले समय में अभी इसको लोकसभा का एक और रास्ता है जो पार करना है, लेकिन बाल श्रम के अगर जो समस्या है, इतनी विकट समस्या है, उस दृष्टिकोण से ये नए प्रावधानों और नए संशोधनों वाला कानून किस हद तक भारत को बाल श्रम से मुक्त कर पाएगा? कितने आशावान हैं आप? हमें पूरी आशा है कि ये कानून, हमने संशोधन इस चीज़ को मद्देनजर रख के देखा है कि हमारा जो उद्देश्य है पूर्ण रूप से बाल श्रम का उन्मूलन, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कानून का अमेंडमेंट किया है। और जैसा कि नंदा जी बताए हैं, बिल्कुल हम रूल्स बनाएंगे स्ट्रिक्टली, जो है कि इसको कानून का पूरी तरह से पालन हो सके, इस तरह का हम रूल्स, अभी भी रूल्स हैं, उनका अमेंडमेंट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है लोकसभा में भी बहुत शीघ्र ही ये पास हो जाएगा, और उसके बाद हम इस कानून के जरिए ही अपने देश को बाल श्रम मुक्त देश बनाएंगे। इसके साथ ही हम आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बाल श्रम से मुक्त हो पाएगा देश इन नए प्रावधानों और इस नए कानून के साथ, जिसे राज्यसभा ने अभी फिलहाल पास किया है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।